हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ तो बेटा, हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी, क्लास 12 सेक्शन बी। इसका बेटा ये सेक्शन बी का क्वेश्चन होता है और जो होता है आपका राइटिंग स्किल यानी कि राइटिंग के लिए आता है। इससे पहले क्वेश्चन रीडिंग के लिए आता है जिसको हम अनसीन पैसेज कहते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। देखो, हमने सोचा कि पहले वो चीज़ें आपको कराई जाएँ जो आपको याद करनी होती हैं, और जो चीज़ समझने की चीज़ें हैं वो तो आपको समझानी है हमें। आपको जैसे ट्रांसलेशन है वो हम आपको समझा रहे हैं, आपकी 40 मार्क्स की सीरीज चल रही है उसको हम समझा रहे हैं। हमने सोचा कि कुछ याद करने को भी आपको देना चाहिए जिससे कि आप जब खाली समय हो तो उस चीज़ को याद करते रहें। तो हमने सोचा कि याद करने का टॉपिक आपका यही है, एक आर्टिकल है, बाकी इसके बाद लेटर है वो भी समझने का है, और इससे पहले अनसीन पैसेज वो भी समझने का है। यही एक ऐसा टॉपिक दिखाई दे रहा था जिसको आपको याद करना है अच्छी तरह से। ठीक है बेटा, तो बहुत इसे समझना है बहुत ही बढ़िया तरह से। तो मैंने आपको बताया था क्या है, ये सेक्शन बी का राइटिंग स्किल होता है और हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल, जिसको बेटा हिंदी में कहते हैं हम, क्या कहते हैं, लेख। क्या कहते हैं बेटा, इसको लेख कहते हैं और होता है आर्टिकल। वैसे कहा जाए जो आपका ऐसे एग्जाम में आता था, ऐसे आता था, इससे पहले आपने देखा होगा कि एक ऐसे लिखिए, बहुत सारे टॉपिक दिए होते थे, तो उसी का बेटा इसे हम एक बच्चा मान सकते हैं या फिर छोटा भाई मान सकते हैं। किसका? ऐसे का। उसमें 2-3 पेज लिखने होते थे, इसमें आपको 1 पेज ही लिखना है, तो भाई या बेटा मान सकते हैं, वो भी छोटा। तो क्या है बेटा, टॉपिक है आपका आर्टिकल और इसको मतलब होता है लेख। तो इसका जो आर्टिकल होते हैं वो मुख्य रूप से बेटा 3 टॉपिकों पर लिखे जाते हैं, और वो कौन से टॉपिक होते हैं मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इनको मैं एक बार बता देता हूँ। पहला होता है बेटा आपका डेस्क्रिप्टिव आर्टिकल यानी कि वर्णनात्मक लेख। वर्णनात्मक का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति ले लिया या कोई वस्तु ले ली या कोई स्थान ले लिया, किसी व्यक्ति के ऊपर खूब वर्णन किया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे ऐसे थे वैसे थे, महात्मा गांधी ने ये किया वो किया, तो महात्मा गांधी को ले लिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को ले लिया, चंद्रशेखर आज़ाद को ले लिया। तो इसके बदले में क्या होता है, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी व्यक्ति की अच्छाई और बुराई को ले लिया कि वो व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, उनके अंदर ये अच्छी बातें हैं, उनके अंदर वो अच्छी बातें हैं, उस चीज़ को ले लिया। ठीक है ना, इस तरह से। या किसी स्थान को भी लेते हैं, या किसी बेटा किसी व्यक्ति का वर्णन कर सकते हैं, या फिर किसी वस्तु का, और या फिर किसी स्थान का। आपसे कह दिया जाए कि ताजमहल के बारे में एक आर्टिकल लिखिए, तो किसका हो गया बेटा, स्थान के बारे में हो गया, नहीं हो गया। वस्तु, कोई अच्छी सी वस्तु बता दी जाए कि कोई किताब है, एक वस्तु होती है आपकी, या और कोई चीज़ है कि गोल्ड के बारे में बताइए, सोने के बारे में बताइए, तो आपको क्या होगा, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। फिर व्यक्ति मतलब कि पुलिसमैन है, और माता पिता के बारे में पूछ लेते हैं, भिखारी के बारे में पूछ लेते हैं, हॉकर के बारे में पूछ लेते हैं, पुलिसमैन जो सिपाही होता है, सोल्जर के बारे में पूछ सकते हैं, पड़ोसी के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये सब किस में आते हैं, ये सब बेटा हमारे किस में आते हैं, वर्णनात्मक लेख में आते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। दूसरा है आर्गुमेंटेटिव आर्टिकल, तर्क आधारित लेख। देखो, कुछ लेख कैसे होते हैं, तर्क पर आधारित होते हैं। उस चीज़ को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं, किसी चीज़ को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं। ये चीज़ ऐसी होती है, इसी वो ऐसे होती है, इसको ऐसे पहचान सकते हैं, ऐसे इसको जान सकते हैं। तो तर्क संगत जो होते हैं उनको बोलते हैं बेटा हम आर्गुमेंटेटिव आर्टिकल लेख, है ना। फिर इसके बाद है ऑटोबियोग्राफिकल आर्टिकल यानी जीवनी परक लेख। ऑटोबियोग्राफी क्या होता है, जीवनी। जीवनी क्या होती है, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति की कहानी को स्वयं के द्वारा लिखा जाए, किसी व्यक्ति की कहानी उसके स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, तो उसको बेटा जीवनी बोलते हैं, ऑटोबियोग्राफी बोलते हैं। जैसे मान लो मैं अब एक लेखक बन जाऊं और अपने जीवन की कहानी लिखूं कि मेरा जन्म ऐसे हुआ था, मैंने जीवन में ये किया, फिर ये किया, फिर इतनी पढ़ाई की, उसके बाद फिर टीचिंग शुरू कर दी, टीचिंग के बाद शादी हो गई, फिर ये सारी बातें लिखी जाती हैं। तो बेटा वो क्या होता है, वो ऑटोबियोग्राफिकल होता है हमारा, इसको जीवनी परक लेख कहते हैं। तो मेरे हिसाब से आप इन तीनों को समझ गए होंगे। आगे ये बेटा कुछ हमने देखो एक अच्छा आर्टिकल कैसे लिखें, ये 2-3 बातें हैं, इनको समझना है, और इसके बाद पहुंचते हैं उस आर्टिकल पर जिसका आपको इंतजार है। बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको समझाया जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है बेटा।
हाँ बेटा अंकित, पूरे विषय की तैयारी कराई जाएगी जो भी आप पे सब्जेक्ट हैं। अब ये तो आपको ही पता है कौन सब्जेक्ट हैं। वैसे कॉमनली जो सब्जेक्ट होते हैं मेरे हिसाब से हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और फिर कुछ बच्चों के पास मैथ होता है या बायो लो, वो तो आपस में इंटरचेंज होता है, एक विषय ही उसमें से रहता है। ठीक, चलिए बेटा, तो कुछ बातें हैं इनको ध्यान से समझना है ताकि जब भी आप आर्टिकल लिखें ये बातें आपके माइंड में रहेंगी तो आसानी से आप आर्टिकल लिख सकते हैं। ठीक, वो कौन सी बातें हैं एक बार देख लेते हैं बेटा। जिस टॉपिक पर आर्टिकल लिखना हो उसकी आउटलाइन या हिंट्स तैयार कर लें। देखो आर्टिकल को हम दोनों ही रूपों में लिख सकते हैं। हम इसको हिंट्स यानी कि हेडिंग के माध्यम से भी लिख सकते हैं और इसको हम बिना हेडिंग के भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसके बेटा आपको पार्ट बनाने पड़ेंगे। पार्ट समझते हैं, यानी कि एक बात पूरी हो जाए फिर नई लाइन से अगली बात। अब ये नहीं है कि ये एक बात जो है हो सकता है कि 2 लाइन में भी आए, 3 लाइन में भी आए, ठीक है ना। फिर यहाँ से जब नई बात आओगी तो उसके बाद पैराग्राफ चेंज करना पड़ेगा आपको। फिर 3 लाइन आपने किसकी लिखी, फिर एक पैराग्राफ चेंज कर लिया, फिर 3 लाइन 2 लाइन लिखी, फिर 2 लाइन थी उसमें तो फिर ग्राफ। तो मेरी बात समझ गए होंगे, इसमें भी बेटा आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है अगर विदाउट हेडिंग लिखनी है, और हेडिंग के हिसाब से लिखनी है तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपका अलग हो जाएगा वो, क्योंकि हेडिंग डालोगे तो नई लाइन से लिखना पड़ेगा आपको। मेरी बात समझ गए होंगे। तो इसको हम दोनों ही रूपों में लिख सकते हैं, हेडिंग से भी लिख सकते हैं, विदाउट हेडिंग भी लिख सकते हैं। ठीक बेटा, तो पहली बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात है आर्टिकल जितना हो सके अपनी भाषा में लिखें। अपनी भाषा से मतलब क्या है, अच्छा ऐसा तो हमारी भाषा क्या हिंदी भाषा है तो हिंदी में लिखेंगे? नहीं बेटा, हिंदी में नहीं लिखेंगे। मतलब कहने का यह है कि जो सेंटेंस जो तैयार करें आप स्वयं तैयार करें, इजी सेंटेंस। क्योंकि एग्जाम में ऐसा है कि आप मान लो 1-2 रट लोगे, 10-20 तो नहीं रट सकते हैं, तो उनको अच्छी तरह से याद करोगे और उनकी माइंड में उनकी हिंदी थोड़ी सी रखोगे। तो हिंदी बेस पर क्या कर सकते हैं बेटा, उनको ट्रांसलेशन करके उनकी अंग्रेजी बना के उसको पूरा कर सकते हैं। इसीलिए हम आपको ट्रांसलेशन सिखा रहे हैं, क्योंकि जब आप ट्रांसलेशन सीख जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप चीज़ों को रटना छोड़ दोगे, उन्हें फिर आप याद करोगे। जितने भी आपके टॉपिक है उनकी सब आप हिंदी याद करोगे और कहोगे हिंदी के बेस पर हम पूरा पेपर कर सकते हैं। हाँ, रटने से एक बेनिफिट होता है जो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हानिकारक होती हैं तो बेटा लाभदायक भी वो होती हैं। तो रटने का एक ही बेनिफिट होता है कि क्वेश्चन हमारा जो हम आंसर लिख रहे हैं वो जल्दी लिख जाता है। बस समझ गए कि जो आप लिख रहे हैं अगर आपने उसको रटा है तो आप उसे जल्दी लिख सकते हैं। याद करा हुआ थोड़ा समय लगता है लिखने में, लेकिन लिख वो भी जाता है। ठीक, तो मेरी बात समझ गए होंगे आप। तो आर्टिकल लिखते समय बेटा काट पीट यानी कटिंग ना करें। तो ये अच्छी बात है, इसको ध्यान रखना है कि हमको कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि आप ज़्यादा कटिंग करोगे तो एग्जामिनर देखेगा ये बच्चा ऐसा ही है, कम जानता है, बहुत काट पीट किया इसने, तो नंबर बेटा कम हो जाएंगे। हो सकता है कि आपको 5 ही नंबर दे, 6 दे, 10 नंबर में आधे नंबर चले जाएंगे। काट पीट नहीं हो रही है, अच्छा लिखा हुआ है साफ साफ, तो क्या होगा, हो सकता है कि 9 नंबर तो दे ही देगा आपको, 10 नहीं देगा तो। ठीक, आगे बेटा स्पेलिंग का भी ध्यान रखें इसमें अच्छी तरह से। चौथा पॉइंट है आर्टिकल लिखते समय माइंड जो आपका मस्तिष्क है उसको स्थिर रखें, यानी मूड को बिल्कुल फ्रेश रखें। ऐसा नहीं है कि अभी यार ये क्वेश्चन करना है, अभी वो क्वेश्चन करना है, ये रह गया है, वो रह गया है, ऐसा माइंड इधर उधर घूमेगा तो आर्टिकल आप नहीं लिख पाओगे। सारे क्वेश्चन कर लीजिए अच्छी तरह से, उसके बाद फिर आर्टिकल को करिए अच्छी तरह से, ठीक है ना। और मैंने आपको पहले बता दिया है कि प्रत्येक क्वेश्चन का आपको टाइम बांधना है। क्या बांधना है बेटा, प्रत्येक क्वेश्चन का टाइम बांधना है प्रैक्टिस के हिसाब से, कि मैं इस क्वेश्चन को 5 मिनट में कर सकता हूं या कर सकती हूं, इस क्वेश्चन को मैं 10 मिनट में कर सकता हूं या कर सकती हूं। इसी तरह से पूरा जो पेपर है टाइम के हिसाब से उसको 3 घंटे में और हो सके तो 2.5 घंटे में पूरा पेपर अपने हिसाब से तय कर लीजिए। यदि आप इस तरह से करोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि एक भी क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आपका छूटेगा नहीं, सारे क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे और समय से हो जाएंगे। ठीक, तो मेरी बात समझ गए हैं, आगे चलते हैं। अगला है बेटा जिस टॉपिक पर आर्टिकल लिखना हो उसकी जानकारी पूरी होनी चाहिए। ये भी अच्छी बात है, अगर आप टॉपिक पर आर्टिकल लिख रहे हैं और आपको उसकी जानकारी कुछ भी नहीं है तो लिख दोगे, नहीं लिख पाओगे बेटा।
तो ऐसा ही आर्टिकल चुने और उसमें क्या आपको कई दिए होते, 3-4 दिए होते, ऐसा नहीं कि सर ने कहा था कि इसका ही लिखना है। और एक और दिया हुआ है, 2 है, एक अच्छी तरह से याद है, एक थोड़ा कम याद है। तो जो अच्छी तरह से याद है उसको ही लिखना, कम वाले को मत करना कि सर ने कहा है कि जो पहले नंबर मिल जाए उसी को करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको अच्छी तरह से याद हो, जिसके बारे में अच्छी जानकारी हो, उसी को लिखना है। आगे बेटा फ्रेज वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि उसको थोड़ा अच्छा बनाने के लिए, यानी सामने वाले पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए हम उसमें फ्रेज वर्ब का ही प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेज वर्ब जैसे कि ईडियम से हैं, इनका भी यूज कर सकते हैं, जिसको कि लगे, एग्जामिनर को लगे कि बच्चा काफ़ी बुद्धिमान है। ठीक है बेटा, इतना है। सोअरिंग प्राइसेस क्या है? बढ़ती हुई कीमतें, बढ़ती हुई कीमतें। और क्या है? सोअरिंग हाइट्स, और बढ़ती हुई ऊंचाइयां या उठती हुई ऊंचाइयां। अब देखो, बढ़ती हुई कीमतें और उठती हुई ऊंचाई एक कोटेशन होती है। कोटेशन के तौर पर क्या होता है, यानी कि हमने इस शब्द को यहाँ पर क्यों लिखा है, उसका रीजन क्या है कि हमारा जो आर्टिकल है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाए, सामने वाले को अच्छा लगे, सामने वाले को अच्छा लगे, इसीलिए ये एक लाइन लिखी गई है। इससे सामने वाले पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आपने देखा हो घर में कोई जब गेस्ट आता है तो रूम को बड़ा सजा देते हो अच्छी तरह से, कहीं फूल, कहीं पत्ती, कहीं सब करते हो, क्यों? कि सामने वाले को अच्छा लगे और हमारे बारे में अच्छा कहे। ठीक है ना, अच्छा लगेगा, खुश होके हो सकता है कि 10-20 रुपये दे के जाएगा, बच्चों को दे के जाते हैं ना, तो बच्चे क्या करते हैं इसलिए से। तो यही क्या है, ये कोटेशन के रूप में लिखा जाता है बेटा, और इसको जैसा है वैसा ही लिखना है आपको। सोअरिंग प्राइसेस, शेयरिंग हाइट्स, ऐसे ही लिखना है इसको। ठीक है ना, मीनिंग आए ना आए कोई बात नहीं। अब देखते हैं, इसको देखते हैं। देयर इज द प्रॉब्लम, देयर इज द प्रॉब्लम यानी कि समस्या है, ऑफ राइजिंग प्राइसेस, किस चीज की? बढ़ती हुई कीमत की। देखो आगे ना आगे शब्द, तो इसी शब्द को उसमें लिख के दे सकता है। तो देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइसेस, बढ़ती हुई कीमत की समस्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, किसमें? पूरे संसार में। यानी देखा जाए तो पूरे संसार में जो कीमत बढ़ रही है उसकी बड़ी समस्या है, यानी पूरे संसार में कीमत बढ़ने की बहुत बड़ी समस्या है। क्या है बेटा? बहुत बड़ी समस्या है। मैं ये नहीं कहता कि इंडिया में ही कीमत बढ़ रही है, बेटा हर जगह कीमत बढ़ रही है। दिया है ना, क्या दिया है? द वर्ल्ड, पूरे संसार में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में कीमत बढ़ने की समस्या है। हर जगह लोगों की समस्या है, ऐसा नहीं कि हमारे अलीगढ़ में ही ऐसा हो रहा है, नहीं बेटा हर जगह ऐसा ही हो रहा है। तो दिया है ना पूरे संसार में, तो पूरे संसार में कीमत बढ़ने की एक समस्या है। बट लेकिन दिस प्रॉब्लम इज मोर सीरियस। बट मिस क्या होता है? लेकिन दिस प्रॉब्लम माने कि यह समस्या, इज मोर, मोर माने अधिक, मोर माने क्या होता है बेटा? अधिक। मोर मिस क्या होता है? अधिक। ज्यादा भी कह सकते हैं बेटा। आपने एक ऐड देखा होगा, कहते हैं ना, शाहरुख खान एक ऐड में कहता है दिल मांगे मोर। क्या कहता है बेटा? दिल मांगे मोर। तो क्या मतलब है कि जो उसका दिल है वो और ज्यादा चाहता है। क्या चाहता है? और ज्यादा चाहता है। मोर मिस क्या होता है? ज्यादा, समझ गए होंगे आप। बट दिस प्रॉब्लम इज मोर सीरियस, यानी कि यह समस्या, इज माने है, मोर माने बहुत ज्यादा, अधिक गंभीर है, इन इंडिया, भारत में। लेकिन भारत में यह समस्या बहुत ज्यादा कैसी है बेटा? गंभीर है। अब आपको मैं एक बात बताता हूं, यहां पर देखो, इसमें यह सेंटेंस लिखा हुआ है। अब आपको यह नहीं है कि हम इस सेंटेंस को जैसा का तैसा ही याद करेंगे। हो सकता है बेटा आप इसमें कुछ चेंजिंग भी कर सकते हैं, लेकिन भारत में यह समस्या कैसी है? यह समस्या कैसी? बहुत ज्यादा कैसी है बेटा? बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत ज्यादा गंभीर है। तो भारत में यह समस्या कैसी है? बहुत ज्यादा गंभीर है। देन एनीवेयर एल्स। अब एनीवेयर माने और दूसरे कहीं, यानी और दूसरे कहीं कंट्री की अपेक्षा, और दूसरे कहीं देशों की अपेक्षा भारत में यह समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है। एनीवेयर एल्स का मतलब क्या होता है? दूसरे देशों की अपेक्षा। तो क्या होगा? दूसरे देशों की अपेक्षा
भारत में यह समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है। बात समझ गए होंगे बेटा। इन सेंटेंस को जब हम आपको ट्रांसलेशन सिखा देंगे पूरा, तो आपको बेटा इसे रट्टा नहीं मारना है, इसकी हिंदी को माइंड में रखना है और हिंदी के बेस पर आपको ट्रांसलेशन करके उसकी अंग्रेजी बनानी है। बहुत अच्छा आर्टिकल माना जाता है। सामने वाला जब पढ़ेगा ना तो उसकी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जो चीज़ आसानी से समझ में आ जाती है वो अच्छी मानी जाती है, सिंपल सी बात है। और सामने वाला पढ़ रहा है, एग्जाम पढ़ रहा है, एग्जामिनर जो है उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो क्या मार्क्स देगा? मार्क्स देगा? नहीं देगा बेटा। और उसकी समझ में आ जाएगा तो वो गारंटी से आपको मार्क्स देगा, क्योंकि उसकी हर चीज़ समझ में आ गई है, वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया है, अर्थ समझ में आ रहा है, शब्द भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, स्पेलिंग साफ लिखी हुई है, शुद्ध लिखी हुई है। तो क्या है, कोई दिक्कत होगी? नहीं दिक्कत होगी। आगे चलते हैं बेटा। इट इज ए ग्रेट कर्स। इट माने है, इज माने है, ग्रेट माने बड़ा, कर्स माने अभिशाप टू पुअर क्लास। जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए क्या है? एक बड़ा अभिशाप है बेटा। क्या है ये? एक बड़ा अभिशाप। यानी कि जो गरीब क्लास, क्लास समझते हैं वर्ग। अब क्लास से मतलब ये नहीं है जो क्लास होती है कि फर्स्ट क्लास सेकंड, ऐसा नहीं। क्लास में से एक वर्ग भी होता है बेटा, उसको भी हम क्लास मान लेते हैं। जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा क्या है बेटा? एक बड़ा अभिशाप है। क्या है बेटा? एक अभिशाप है। द फॉलोइंग फैक्ट्स, निम्नलिखित तथ्य, हैव कॉज द प्राइस राइज इन इंडिया। निम्नलिखित तथ्यों, फैक्ट्स में तथ्य होते हैं, निम्नलिखित तथ्यों की वजह से भारत में कीमत बढ़ रही है, यानी निम्नलिखित कारणों से भारत में कीमत बढ़ रही है, या निम्नलिखित तथ्य के कारण, निम्नलिखित तथ्यों के कारण भारत में कीमत बढ़ रही है। अब वो कौन से तथ्य हैं उनको भी बेटा देख लेते हैं। इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। भारत कैसा है? भारत एक बेटा विकसित देश है। कैसा है? विकसित देश है। प्रोडक्शन इज नॉट इनफ। प्रोडक्शन जिसको उत्पादन बोलते हैं, प्रोडक्शन इज नॉट इनफ, यानी कि जो उत्पादन है वो कैसा है? पर्याप्त नहीं है। टू मीट द नीड्स ऑफ द इट्स पीपुल, यानी वहाँ के जो लोग हैं उनकी आवश्यकता के हिसाब से जो उत्पादन होता है वो कैसा है बेटा? वो पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त नहीं है बेटा। यानी कि कहा जाए, यानी जहां जो माल तैयार होता है, जहां जो माल तैयार होता है, जो उत्पादन होता है, जो वस्तुएं बनती हैं, वहां के लोगों के हिसाब से कैसी हैं? पर्याप्त नहीं है। लोग 100 खाने वाले हैं और 80 आइटम तैयार हैं। कोई वस्तु मान लीजिए, जैसे पिज़्ज़ा मान लीजिए, 100 लोग खड़े हुए खाने वाले लेने के लिए और उसके पास कितना है स्टॉक? 80 का है। तो वो क्या करेगा? वो मनमानी करेगा बेटा। क्या करेगा? वो मनमानी करेगा। 100 का बेच रहा है, क्या कहेगा? 120 का मिलेगा, क्योंकि उसको पता है कि 20 लोग यहाँ एक्स्ट्रा हैं, 20 लोग एक्स्ट्रा हैं। हो सकता है 10 लोग चले जाएंगे भाव को सुन के, लेकिन फिर भी 10 लोग फालतू रह जाएंगे। तो क्या है बेटा? माहौल को देख के कीमत बढ़ा देते हैं। और ये तो अगर आपने बेटा इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा या आगे इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है कि मांग बढ़ने पर कीमत बढ़ जाती है। मांग बढ़ने पर कीमत बढ़ जाती है और मांग घटने पर कीमत घट जाती है। जब किसी चीज़ की ज़्यादा डिमांड होती है तो बेटा कीमत बढ़ जाती है उसकी, क्योंकि लोग लेने वाले ज़्यादा हैं। और जिस चीज़ की डिमांड नहीं होती है तो उसकी कीमत घट जाती है। आपने देखा होगा कि जब कोई साबुन नहीं बिकता है तो क्या करते हैं? 2 के साथ 1 फ्री मिलता है, नहीं मिलता है? आप लाते होंगे, देखते होंगे कि ये चीज़ इसमें के साथ ऑफर मिल रही है। क्यों? कि उनको वो चीज़ बेचनी है, उसकी सेल नहीं है, उसकी कीमत नहीं। बात समझ गए होंगे। चलो आगे चलते हैं। देखो बेटा, मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य आपको हर चीज़ को समझाना है। एक बार आपकी समझ में आ गया, मैं गारंटी देता हूं कि आप उस क्वेश्चन को आसानी से लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत 19-20 हो जाएगा, लेकिन लिख दोगे। अगर मैंने
पूरे आपको आर्टिकल को समझा दिया, तो मैं गारंटी देता हूं मैंने ये थोड़ा सा बड़ा लिखा है, ये आर्टिकल थोड़ा सा बड़ा लिखा है। रीज़न क्योंकि कुछ भूल जाते हैं लोग, थोड़ा बहुत भूल जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत भूल भी जाएंगे तो पूरा का पूरा बच जाएगा ना, बच जाएगा। ठीक, सो इसीलिए देयर इज शॉर्टेज ऑफ एवरीथिंग, इसलिए प्रत्येक चीज की क्या होती है बेटा, कमी हो जाती है। इट कॉजेज राइज इन प्राइसेस, और इसके कारण क्या होता है, कीमत बढ़ जाती है। यानी कि क्या है, यानी उत्पादन तो कम है और लेने वाले ज्यादा हैं, तो वस्तुओं की कमी हो जाती है, और वस्तुओं की कमी हो जाती है तो कीमत बढ़ जाती है। मैंने यही बात कही थी बेटा। इंडिया इज फेसिंग द ग्रेट प्रॉब्लम, भारत जो है वो सामना कर रहा है। फेसिंग मीन्स क्या होता है बेटा, सामना करना। क्या होता है, सामना करना। भारत सामना कर रहा है, ग्रेट, बड़ी समस्या का सामना कर रहा है, ऑफ ओवर पॉपुलेशन, किसके कारण, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण। यानी भारत में जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है, इस वजह से भारत इस समस्या का सामना कर रहा है। अगर जनसंख्या कम होती तो कोई दिक्कत आती, फिर दिक्कत नहीं आती। बट द प्रोडक्शन डज नॉट इंक्रीज इन द सेम प्रोडक्शन, बट प्रोडक्शन डज नॉट इंक्रीज, लेकिन जो उत्पादन होता है वो ज्यादा नहीं बढ़ पाता है। इन द सेम प्रोडक्शन, किसके हिसाब से, उत्पादन के हिसाब से बढ़ नहीं पाता है। जितनी चीज जरूरत है उतनी नहीं बन पाती हैं। तो पीपुल्स नीड कैन नॉट बी मीट आउट, इसलिए लोगों की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। भाई सामान जितने की आवश्यकता है, मैंने अभी बताया था कि 100 लोग लेने वाले हैं और 80 आइटम हैं, तो उनकी पूर्ति हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। जब पूर्ति नहीं हो पाएगी तो क्या होगा बेटा, तो द पीपुल नीड्स कैन नॉट बी मीट आउट, इसलिए लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं। द प्राइस गो हाई, और क्या होता है, कीमत बढ़ा दी जाती है। क्या होता है बेटा, कीमत बढ़ा दी जाती है, और कीमत बढ़ जाएगी तो 10 लोग तो ऐसे होंगे जिनके पास इतने ही पैसे होंगे, वो उसी हिसाब से लाए होंगे, वो लौट जाएंगे, और जो लाए हैं पैसा वो बढ़ के ले जाएंगे। उन्हें पता है कि इतना आइटम तो हमारा बिक ही जाएगा। तो क्या होता है बेटा, द प्राइस गो हाई, मूल्य को बढ़ा दिया जाता है। एज सच देयर इज ए ग्रेट नीड ऑफ चेक ऑन पॉपुलेशन, तो बेटा हमें बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हमें जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उसको क्या करना है बेटा, उसको रोकना है, उसको कम करना है। यदि जनसंख्या कम हो जाएगी तो लेवल बराबर में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्योंकि जितना सामान है उतने व्यक्ति हैं, तो फिर कीमत क्यों बढ़ाएंगे, वो नहीं लेंगे, उसका सामान बेकार हो जाएगा। तो दिखता है लेने वाले 100 हैं, आइटम 50 हैं, बिक ही जाएंगे। मनमानी कीमत लेता है, हाई लिखा हुआ है, प्राइस गो हाई, यानी कीमत को बढ़ा देता है, माहौल को देख के बढ़ा देता है। ऐसा बेटा हर क्षेत्र में चल रहा है, मैंने इस चीज़ों को देखा भी है। एक बात मेरे सामने आई थी, अब बात याद आ गई तो मैं कह देता हूँ कि हम एक बच्चे का ITI में एडमिशन कराने के लिए गए। उन्होंने कहा कि हम 20,000 लेंगे ITI कराने के लिए, हमारे रिलेशन में बच्चा था। उन्होंने कहा 20,000 रुपये लोगे, तो 20,000 रुपये लोगे कोई बात नहीं, 20,000 रुपये लोगे कोई बात नहीं। हमने कहा ठीक है हम आएंगे। हम 10 दिन बाद गए, बोले भाई अब ये सीट 25,000 से कम नहीं मिलेगी। यानी भाई आपने 20,000 बताया था, कि वो जब बताया था, अब क्या है, अब इसकी डिमांड बढ़ गई है। यानी कि लेने वाले इसको ज़्यादा आ रहे हैं, इस ट्रेड को लेने के लिए ज़्यादा आ रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड को, और लेने वाले ज़्यादा हैं, और हमारे पास सीटें लिमिटेड हैं। लेने वाले 100 ही लोग हैं, हमारे पास सीटें 50 हैं, क्या करें बेटा, हम तो 25,000 से कम नहीं देंगे इसको आपको। मैंने कहा अच्छी बात है, और 10 दिन बाद आओगे तो 30 से कम नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। तो किस हिसाब से हुआ, वो मैंने बात यही बताई थी कि क्या होता है, माहौल को देख के लोग क्या करते हैं बेटा, कीमत बढ़ा देते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ तक बेटा ये एक स्लाइड पूरी हो चुकी है। अब मुझे बता दीजिए यहाँ तक बेटा आपके समझ में आ गया है? हाँ जी,
बैकवर्ड फार्मिंग इज ऑल्सो ए कोज ऑफ राइजिंग प्राइस। अब बेटा एक कारण और आ गया, इसको भी देख लीजिए। बैकवर्ड फार्मिंग, फार्मिंग में होता है बेटा कृषि, बैकवर्ड माने पिछड़ना। अब देखो हमारे यहाँ की कृषि भी पिछड़ रही है। अभी आप देख रहे हो, आज 2 दिन पहले का माहौल देख लो, इतनी बारिश हुई थी, चावल की खेती क्या हो चुकी है, ज़्यादातर देखा जाए तो 50% खेती मेरे हिसाब से नष्ट हो चुकी है चावल की। अब 50% खेती चावल की नष्ट हो चुकी है, तो कितना बचा बेटा 50%, और खाने वाले कितने लोग हैं 80%। तो फिर क्या होगा, राइस बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, कीमत बढ़ेगी बेटा। तो क्या है, बैकवर्ड फार्मिंग इज ऑल्सो कॉज ऑफ राइजिंग प्राइसेस, यानी कीमत बढ़ने का एक कारण और क्या है कि जो हमारी कृषि है वो बेटा पिछड़ी हुई है। कैसी है, पिछड़ी हुई कृषि है। मेहनत तो खूब करते हैं लोग, लाग भी खूब लगाते हैं, लागत भी, लेकिन उनसे इतना अच्छा उनको प्रोडक्शन नहीं मिल पाता है, उत्पादन नहीं मिल पाता है। इस वजह से क्या होता है, कीमत बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि माल कम होता है तो कीमत बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, आज के माहौल से बहुत अच्छा है ऐसे बेटा। द यील्ड इज लो, और बेटा क्या मिलती है, जब कृषि पिछड़ जाएगी तो उनकी जो किसकी कमी हो जाती है, साहस की, यानी कि उसकी कमी हो जाती है, इसमें उनको लाभ कम मिल पाता है। देयर इज शॉर्टेज ऑफ ऑयल सीड्स, कमी हो जाती है, किसकी कमी हो जाती है, जो तेल होते हैं वनस्पति तेलों की कमी हो जाती है बेटा। पल्स दालों की कमी, ग्राम चना एंड सम अदर फूड ग्रेन्स, और दूसरे खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनकी कमी हो जाती है। मतलब कि जब खेती अच्छी नहीं होगी, फसल अच्छी तरह से पैदावार नहीं होगी, माल उस पर सही नहीं आएगा, तो कम माल होगा तो कीमत तो बढ़ जाएगी, चाहे वो कोई खाने की चीज़ हो या पहनने की चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ पर कीमत बढ़ जाएगी। तो ये कारण भी है इसका एक बेटा। द सप्लाई इज लेस देन द डिमांड, जो पूर्ति जो होती है बेटा कम होती है, देन द डिमांड, मांग की अपेक्षा, यानी कि जो पूर्ति होती है बेटा कम होती है मांग की अपेक्षा। लोग मांग रहे हैं हमको 500 दीजिए और उनके पास कितना है 200, तो क्या होगा, डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी। सो इसीलिए इम्प्रूव एग्रीकल्चर, एक लाइन छूट गई, सो इसीलिए द प्राइस हैव गॉन हाई, इसीलिए क्या होता है बेटा कीमत बढ़ जाती है, यानी डिमांड ज़्यादा है और जो उत्पादन है वो कम है, तो सिंपल सी बात है कीमत बढ़ जाएगी। मैंने शुरुआत में बताया था कि अरस्तु ने एक बात कही थी, कौटिल्य ने भी कही थी कि कीमत बढ़ने पर, मांग बढ़ने पर कीमत बढ़ जाती है। किसी चीज़ की मांग बढ़ जाए तो क्या होता है, कीमत बढ़ जाती है, और जब उस चीज़ की मांग घट जाती है तो बेटा कीमत भी घट जाती है। तो क्या होता है, डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, पूर्ति कम होती है, तो क्या होता है, प्राइस हैव गॉन हाई, बढ़ जाती है। साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक तकनीकी एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग, तो इसीलिए वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए, सहकारी कृषि करनी चाहिए। कैन हेल्प ए लॉट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, जिससे कि जो हमारी कृषि का क्षेत्र है वो उन्नति कर सके। यानी क्या कहा गया है, यानी कि वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए और कोऑपरेटिव फार्मिंग, सहकारी जो बैंक होती है उनके हिसाब से कृषि करनी चाहिए, जैसे कि वहाँ से सामान मिल जाता है, बीज मिल जाता है, खाद मिल जाता है। फिर क्योंकि लोगों के पास साधन नहीं होते हैं, फसल बोनी है, पैसा है नहीं, तो क्या होगा, किसी से उल्टा सीधा बोएंगे तो उल्टा सीधा ही पैदा होगा उसमें। तो क्या है, तो जो कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है, यहाँ से क्या होता है कि बीज, खाद, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं बिना पैसे के, और जब आपकी फसल तैयार हो जाएगी, जब फसल पक जाएगी और उसे मार्केट में आप बेच दोगे, या उसका एक हिस्सा वो कोऑपरेटिव सहकारी जो उसको ले लेगी, उसमें से बाकी आपके लिए बच जाएगा। अच्छी क्वालिटी के बीज प्रोवाइड करते हैं वो, और अच्छी क्वालिटी के खाद, हर चीज़ को प्रोवाइड कर, जिससे कि आपकी खेती अच्छी होती है। तो जब हम साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग करेंगे और कोऑपरेटिव फार्मिंग का प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा, हमारी जो कृषि है वो बेटा वो उन्नति कर सकती है, और इस समस्या से हमको फ़ायदा मिल सकता है, और हमारी प्राइस भी कम रहेगी, जो कीमत है। इफ़ यदि प्रोडक्शन इज इंक्रीज,
और क्या होगा, इसकी उन्नति को बढ़ा दिया जाए, यानी उत्पादन को बढ़ा दिया जाए, वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, प्राइस विल गो डाउन, तो कीमत ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। जब हम माल ज़्यादा तैयार करेंगे तो कीमत क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। रीजन, माल तैयार नहीं हो पाता है, कीमत बढ़ जाती है। दीपावली का ट्रेंड आ रहा है, धमाके खूब चटकाओगे, धमाके योगी जी कह रहे हैं धमाके कोई नहीं बनाएगा, हम किसी को धमाके नहीं बनाने देंगे और ना ही फोड़ने देंगे। लेकिन बेटा बनाने वाले फिर भी बना रहे हैं। अब वो चुपके चुपके बना रहे हैं और चुपके चुपके ही क्या होगा बेटा, बेचेंगे उनको, तो क्या होगा, महंगा मिलेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि खुल के बनाएंगे तो ज़्यादा बनाएंगे और छुप छुप के बनाएंगे तो कम ही बना पाएंगे। तो क्या होगा, रीजन क्या होगा बेटा, वो महंगे बिकेंगे। सिंपल सी बात है। तो महंगाई तो योगी जी बढ़वा रहे हैं? नहीं बेटा, हम इस बात को नहीं कहेंगे। वो चाहते हैं कि ये बेकार की चीज़ें हैं, इन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे कोई बेनिफिट नहीं है, इनसे बहुत सारे लॉस हैं। एक लॉस मैं आपको बता देता हूँ, दीपावली के एक दिन बाद देखना कैसा एनवायरनमेंट हो जाता है। जिधर देखोगे धुआं धुआं नजर आता है। और कहा जाता है कि दिल्ली में तो और ज़्यादा बुरा हाल होता है। बट मैं गया नहीं हूँ दिल्ली देखने के लिए। वहाँ तो हफ्तों यानी महीनों तक ऐसा ही माहौल रहता है जैसे कि बादल हो रहे हों, बारिश आने वाली है। बट वो किसके कारण होता है, वो जो हम पटाखे फोड़ते हैं उसके पॉल्यूशन के कारण होता है। तो बेटा मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको पैसा ही बर्बाद करना है, पैसा ही बर्बाद करना है, तो पैसों में ही आग लगा देना, प्रदूषण तो नहीं होगा और जो पैसा खर्च होना है वो भी खर्च हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। पीपल वांट्स, लोग चाहते हैं मच मनी, बहुत ज्यादा पैसा चाहते हैं, ऑन सोशल एंड रिलीजियस फंक्शन। वेस्ट, वेस्ट मीन्स क्या होता है बेटा, बर्बाद करना। अब ये भी बात एक सही है बेटा, पीपुल वेस्ट, लोग बर्बाद करते हैं, मच मनी, बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद करते हैं, ऑन सोशल सामाजिक एंड रिलीजियस, धार्मिक फंक्शन। देखो जब सामाजिक और धार्मिक फंक्शन आते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद करते हैं। मैंने अभी यही बात कही थी आपको, दीपावली आ रही है, खूब पटाखे फोड़ेंगे, मिठाई खाने कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पटाखे फोड़ेंगे, लॉस होगा नहीं होगा, पैसे में आग लगाई जाएगी नहीं लगाई जाएगी। तो यही कहा गया है कि जब कोई सामाजिक या धार्मिक फंक्शन होता है, तो ये त्यौहार धार्मिक और सामाजिक ही होते हैं बेटा, तो क्या होते हैं, तो बहुत सारा पैसा बेटा क्या होता है, वेस्ट होता है इन पर। देयर इज मच वेस्ट, बहुत ज़्यादा बर्बाद किया जाता है। टाइम टू मैरिज, टाइम ऑफ मैरिज, किसके समय पर, शादियों के समय पर। अब बेटा शादी में बहुत खर्चा होता है, आपको पता होगा, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं और लोग काट के चले जाते हैं। मैं तो यही कहता हूँ, क्या है कि व्यक्ति कैसे धीमे 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 इकट्ठा करता है पैसे को, धीमे धीमे इकट्ठा करके इकट्ठा कर लेता है और एक दिन में ही उसको पूरा उड़ा देता है। पूरा जीवन उसको कमाता है, एक एक करके जोड़ता है और एक दिन में ही बेटा उसको उड़ा देता है। अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है। सब खाना घर में खाते हैं, वैसे भी खा सकते हैं। 10-20 लोग होने चाहिए, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे हिसाब से पैसे की वेस्टेज है। क्यों कि मैंने बेटा इस भी चीज़ को फील किया था कि जिसके यहाँ जाते हैं ना, जो जाता है वो व्यक्ति दुखी होता है, अरे यार वहाँ जाना है, एक दिन का काम मारा जाएगा, 10 रुपये का खाना खा के आऊँगा, 300 रुपये का काम मारा जाएगा मेरा। यानी जा भी रहा है और दुखी भी हो रहा है। क्यों? अरे जाना जरूरी है, नहीं जाऊँगा तो बुरा मानेंगे वो लोग। लेकिन इधर बॉस चिल्लाएगा, छुट्टी करूँगा 2 दिन की तो पैसे भी मारे जाएंगे, बॉस भी चिल्लाएगा, और वहाँ मुश्किल से 20-30 रुपये का खाना खा के आऊँगा। इससे अच्छा तो 20 रुपये की 2 कचौड़ी खा लूँगा, सब कुछ सही हो जाएगा, काम भी नहीं मारा जाएगा, पैसे भी बच जाएंगे, बॉस भी नाराज नहीं होंगे। तो बेटा जो व्यक्ति जहाँ जाता है वो यही सोचता है कि वहाँ जाने से मेरा नुकसान है, तो फिर क्यों फिर इन चीज़ों बेटा कम से कम पैसा वेस्ट करना चाहिए। मैं यही सुझाव दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी एक कीमत बढ़ाने का कारण है, क्योंकि शादियों पर बहुत सामान खरीदा जाता है, जन्मदिन पर बहुत सामान खाया जाता है, एक बर्थडे मनाया जाता है, देखा होगा आपने, बहुत सारी तैयारी होती हैं, गुब्बारे फुलाए जाते हैं, फोड़े जाते हैं। गुब्बारे फुलाने से क्या होगा, पैसे ही वेस्ट होंगे। फुलाना फिर फोड़ना क्या है, भी नहीं है। डेथ, और देखो ये तो सबसे ज़्यादा बेकार ही काम है, डेथ, यानी कि जिसको बोलते हैं ना
तेरहवीं मृत भोज जिसको बोलते हैं, बेटा मैं इसका पक्का विरोधी हूँ। मृत भोज का तो मैं पक्का विरोधी हूँ। किसी दिन आप मौका मिला तो इस टॉपिक पर आपके लिए बोलूँगा कि इससे कितना बड़ा लॉस है। आज नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि समय गवाही नहीं दे रहा है, अभी काफ़ी बचा हुआ है। किसी दिन बेटा इस टॉपिक पर बोलूँगा मैं, मौका मिला तो। ठीक बेटा, तो क्या है बेटा, तो लोग इन चीज़ों पर क्या करते हैं, बहुत सारा पैसा वेस्ट करते हैं और समय भी खराब करते हैं। पीपुल शुड बी टॉट टू गेट राइड ऑफ ऑर्थोडॉक्स ट्रेंड, यानी लोगों को इन जो ये आपके अंधविश्वास हैं इनसे अलग होना चाहिए, इनसे छुटकारा पाना चाहिए। देखो ये बात कही गई नहीं कि लोगों को इनसे क्या करना चाहिए, ये जो रूढ़वादिता हैं, ये जो अंधविश्वास हैं, इनसे अलग होना चाहिए। इन इंडिया, भारत में बिजनेसमैन यानी कि एक जो व्यापारी होता है, स्टोर द कमोडिटीज, क्या करता है बेटा, वो माल को बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लेता है। जो वस्तु जो सामान होते हैं, क्या होता है बेटा, इसका मतलब माल कह सकते हैं। माल समझते हो ना आप, अरे जो भी चीज़ें होती हैं वस्तु उसको माल कह देते हैं। कहता माल वहाँ से आया नहीं है, माल को वहाँ भेजना है, आपने सुना होगा। तो क्या करते हैं वो, क्या करते हैं उसको इकट्ठा करते हैं एंड सेल देम, और उसको बेचते हैं ब्लैक मार्केट, इसमें काला बाजारी से बेचते हैं उसको। वहाँ रोक लिया, कहता भैया सामान खत्म हो चुका है, अब सामान नहीं है। 2 दिन बाद कहेंगे भाई ब्लैक से लाए हैं, महंगा लाए हैं इसलिए महंगा बेच रहे हैं। खुद रोक लिया है लेकिन उसको फिर ब्लैक से बेचते हैं एट हायर रेट्स। किस पर बेटा, उच्च मूल्य पर उसको बेचते हैं सामान को। तो वो बिजनेसमैन जो होते हैं बड़े बड़े सामान रोक लेते हैं, लोगों से कहते हैं खत्म हो गया। 2 दिन बाद फिर लेके आते हैं, कहते हैं भाई महंगा लाए हैं, महंगा मिलेगा आपको। कौन मरता है, गरीब मरता है बेटा। बिसाइड दिस ए लॉट ऑफ ब्लैक मनी इज इन सर्कुलेशन। तो बेटा चारों ओर क्या करता है, जो ब्लैक मनी होता है, काला धन घूमता रहता है। होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, ये जो काला बाजारी है इनको बेटा क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। हैज मेड देम सिचुएशन वर्स, क्या है ये, क्या करती हैं ये, ऐसी बेकार की जो कंडीशन है उनको पैदा कर देती हैं, बना देती हैं। द फ्लूकेंट स्ट्राइक इन फैक्ट्रीज, और जो फैक्ट्रियों में स्ट्राइक हो जाती हैं, हड़ताल जो हो जाती हैं, उनको भी बेटा ऑल्सो इफेक्ट द प्रोडक्शन, उनसे भी जो हमारा प्रोडक्शन होता है, जो उत्पादन होता है, उससे भी प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा फैक्ट्री ने कहा अब हम काम नहीं करेंगे, और बैठ गए पालती मार के झंडा लेके, हम काम नहीं करेंगे, हमारी ये मांग है, हमारी वो मांगे हैं, हमारी ये मांगे, हमारी मांगे पूरी करो। अब बेटा मांगे तो पूरी होंगी, लेकिन जो 4 दिन 6 दिन 10 दिन बैठे रहेंगे उस काम का क्या होगा, वो पूरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या होता है, इससे भी बेटा प्रभाव पड़ता है, हमारी जो उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। उत्पादन नहीं होगा तो कहाँ से मार्केट में पहुँचेगा। चलो आगे थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको भी बेटा देख लेते हैं। अब बेटा ये हमारी सरकार क्या कर रही है, इसके बारे में बताया गया है कि सरकार को क्या करना चाहिए, इससे इस समस्या से सुलझने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए बेटा। आवर गवर्नमेंट शुड ट्राई, हमारी सरकार को कोशिश करनी चाहिए टू इंक्रीज प्रोडक्शन। पहली बात तो उसे जो उत्पादन है वो बढ़ाना चाहिए, यानी माल को ज़्यादा बनाना चाहिए। एंड टू कन्वेंस पीपुल, और लोगों को बताना चाहिए ऑफ द एडवांटेज ऑफ फैमिली प्लानिंग, किसके, परिवार नियोजन की जो एडवांटेज हैं उनको लोगों को बताना चाहिए कि इससे क्या नुकसान है, उसके बारे में बताना चाहिए। प्रोडक्शन शुड बी इंक्रीज, उत्पादन को बढ़ाना चाहिए। बाय साइंटिफिक मेथड, किसके द्वारा, वैज्ञानिक तकनीकी के द्वारा उत्पादन को बढ़ाना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड इम्पार्ट टेक्निकल एंड साइंटिफिक ट्रेनिंग, और सरकार को क्या करना चाहिए बेटा, टेक्निकल एंड साइंटिफिक ट्रेनिंग, यानी कि उनको तकनीकी और वैज्ञानिक प्रशिक्षण देना चाहिए। यानी जो लोग कंपनियों में काम करते हैं उनको तकनीकी और वैज्ञानिक प्रशिक्षण देना चाहिए। टू इंडस्ट्रियल वर्कर, कौन से, जो उद्योगों, जो फैक्ट्रियों में, कारखानों में कार्य कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए अच्छी सी, जिससे कि वो अच्छा काम करें। एनेबल देन
इंक्रीज प्रोडक्शन, और इसके अतिरिक्त क्या है, उत्पादन बढ़ सके, सो एज टू ब्रिंग अबाउट ए फॉल द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी कीमत बेटा कम हो सके, जिससे कि जो जरूरत की चीजें हैं उनकी कीमत बेटा कम हो सके।